तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ना, ये ही नेफ्रॉन का जो है ये स्टार्टिंग है, ठीक है ना। और यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से ये जो आपको दिख रहा है ना चैनल के जैसा, ये पूरा चैनल जो है यहाँ से ये रक्त का प्रवाह होता है अंदर 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 अंदर। और फिर ये जो पहले आता है डिसेंडिंग लूप, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि नेफ्रॉन के अंदर, ये ऐसे डिटेल में भी नहीं बताएंगे, वो आपको डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे कि नेफ्रॉन में ये सीक्वेंस से बताइए कि क्या क्या पहले आता है। जैसे हमने इंटेस्टाइन का किया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ऐसे ही इसका भी पूछ सकते हैं। तो इसमें डिसेंडिंग लूप पहले आएगा। उधर कौन सा आता था लार्ज इंटेस्टाइन में? लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पहले आता है, डिसेंडिंग की असेंडिंग? डिसेंडिंग। नहीं, उधर असेंडिंग आता है, क्योंकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे जुड़ती है? वो उस तरफ से जुड़ती है जहाँ से असेंडिंग हो रही है, वो ऊपर की तरफ जाती है पहले लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, और फिर डिसेंडिंग कोलन, और वहाँ से फिर आपका क्या आता है, एनल एग्जिट। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको पहले जो है ना ये चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन होता है। अब वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पहले असेंडिंग आ गया, तो यहाँ पर क्या पहले आना चाहिए? यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग पहले आए। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि पहले ये नीचे की तरफ जा रहा है। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। तो जब ये आपका, ये सबसे पहले जो एक गोल आकार आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका हो गया, उसको बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। और ये बोमन्स कैप्सूल से ये ब्लड अंदर जा रहा है। ये एक एक नेफ्रॉन ऐसा ही है, और ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन्स आपकी किडनीज में हैं। और ये अंदर गया कि उसके बाद में फिर इस पूरे जो ट्यूबुलर आपको दिख रहा है, उस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये नीचे आता है, और डिसेंडिंग लूप आता है पहले। और जो पूरा नीचे तक ये जो गोला गया है ना, ये पूरा डिसेंडिंग आ रहा है। और जहाँ से ये ऊपर चढ़ना आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से देखिए असेंडिंग लिम्ब शुरू हो गया, और वहाँ से असेंडिंग लिम्ब वहाँ पे एंड होता है। फिर अगेन ट्यूब्यूल आ गया, और फिर वापस जो इसकी बाहर है वो कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे मूत्र का जो है वो क्या होगा, कलेक्शन होगा, और वहाँ से वो ब्लैडर की ओर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये, इसमें कोई भी ऐसा विशेष जैसे ये नहीं है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें आपको देख के कंफ्यूजन हो या याद रखने की बात हो। इसमें सिंपल है, जैसे पाइप होता है, जैसे जितना लंबा वो पाइप होगा उतना ही उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होने की चांसेस ज़्यादा हैं, सिक्रीशन जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जो है लंबा किया गया, और उसमें से फाइनली जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको आपके ब्लैडर में भेज दिया गया, किसके साथ, यूरिन के साथ। और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कहाँ भेज दी गई, वो आपके ऐसे डिसेंडिंग लिम्ब में भी और असेंडिंग लिम्ब में भी, वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लिया जाते हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, सोडियम एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस शरीर में, और क्या क्या आता है, जैसे प्रोटीन जो हैं, जैसे ज़्यादा प्रोटीन अगर आपके शरीर में है तो चलिए आप उनको यूरिन में फेंक देंगे, लेकिन अगर आपको जितना आवश्यक है वो प्रोटीन भी अगर जो है निकल रहा है बाहर, तो शरीर उसको बाहर नहीं निकलने देगा, उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी प्रकार के महत्व, जैसे ग्लूकोज है, तो अभी आपको शरीर में आवश्यक है, लेकिन वो जो है वो बाहर आ गया, वो ब्लड के अंदर है वो, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है या प्रोटीन है, जो कुछ भी अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं ना, वो आपके ब्लड के माध्यम से ही तो आपके पूरे शरीर में जो है संचार करती हैं ना। जैसे आपके एक एक सेल तक पहुंचाना, ये कौन करता है, ब्लड ही तो करता है ना। ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आपके पूरे शरीर में लेकर जा रहा है, तो इस ब्लड के माध्यम से ये ग्लूकोज जा रहा है और ये न्यूट्रिशनल चीज़ें जा रही हैं। अब यही ब्लड जब किडनी में जाएगा, तो अगर किडनी में इसका सब निकाल दिया जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या, फिर ये पहुँचेगा कैसे ये सेल्स तक। इसलिए किडनी में ये ब्लड जब जाता है तो इसमें से सिर्फ आवश्यक चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और ब्लड में वापस जो है वेन्स जो होती हैं ना, आपने जो रीनल वेन पढ़ा उसके माध्यम से वापस भेज दिया जाता है। और जो कचरा है, जो फिल्टर करके बाहर निकालना चाहिए, उसको ब्लैडर की ओर भेज दिया जाता है। तो यहाँ आपने जो है अच्छे प्रॉपरली
रीनल फिजियोलॉजी जो है उसको भी आपने देखा, और ये जो अभी आपने देखा ना इसको आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ना वो बोला है। ये जो आपने अभी डायग्राम देखा ना नेफ्रॉन का, तो उसमें आप यही होता है। और रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि जो हमारे वाइटल चीज़ें हैं जो शरीर को लगती हैं, ऐसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स या ग्लूकोज, ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और सिक्रीशन मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, ये कॉन्सेंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। अच्छा हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये रह गई है, इसको मैं ये आपको बताऊंगी मैं, कि यूरिन हमारी कभी कभी बड़ी जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है और कभी कभी जो है वो काफ़ी डाइल्यूट होती है। तो ये कैसा होता है? तो इसमें आप देखिए, जब हमारा वाटर का जो कंटेंट है बॉडी में तो बहुत अधिक होगा, तब हमारा जो ब्लैडर है वो जल्दी जल्दी भरेगा, और उसके कारण जो भी फिल्ट्रेट है या जो वेस्ट है वो ब्लैडर में ही जमा हो रहा है। तो वो फिल्ट्रेट जो है उसकी संख्या जो है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम रहेगी, और जो वाटर कंटेंट है उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी। तो जब भी जब ये किया जाएगा, यूरिन किया जाएगा, तो वो जो है वो सामान्य रूप से वाटरी दिखेगी वो यूरिन। लेकिन इसके विपरीत जब शरीर में बहुत पानी की कमी है, कम पानी पी रहे हैं उस समय, तो उस समय क्या होता है, ये जो वेस्ट शरीर से बाहर निकल रहा है ये तो ब्लैडर में जा ही रहा है, लेकिन पानी की संख्या कम होने की वजह से ये जो मतलब ये है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो आता है। इसके कारण इसमें पीलापन जो है वो दिखता है। आप लोग में से कोई अगर बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हो तो बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाने के बाद सहज रूप से ही येलो यूरिन होता है। तो इसमें ये नहीं समझना है कि हमारा पानी का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से पीली यूरिन हो रही है, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाने के बाद येलो यूरिन होती ही है। लेकिन ऐसा जब हम ऊपर का कोई मेडिकेशन या फिर कोई ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं ले रहे हैं, सामान्य रूप से गर्मियों के समय पे या जब पानी पीने में जो है वो कम आता है, एक तो हो गया सर्दियों में जब पानी पीने की इच्छा ही ना हो तब भी यूरिन में ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, और गर्मियों में जब हमारा पानी तो बराबर पी रहे हैं हम लेकिन पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में से बहुत पानी का लॉस हो गया, तब भी यूरिन जो है वो इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे वाटर इनटेक के ऊपर। कितना पानी हमारे शरीर में अवेलेबल है उसके साथ फ्लश आउट करने के लिए, उस पे हमारे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है। डायलिसिस एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कल कवर करेंगे क्योंकि इसके लिए हम प्रॉपर जो है वो ये देखेंगे कि जिनकी किडनी में इशू होता है कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो उन लोगों के लिए ये हमारा एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, जिसको हम कल प्रॉपर और अच्छे से देखेंगे। हम ये फ्लिप फ्लॉप क्यों कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में? इसलिए ताकि आपको इन सब के जो मतलब ये एक तो आपको इनके बीच में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ना रहें, आपको समझ में आए। एक का पढ़ते पढ़ते आपको दूसरे का भी बीच में जिक्र अगर किया तो आपको कोरिलेट होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एक पढ़ाया तो उसका आपने पूरा लिख लिया, फिर दूसरा पढ़ाया तब तक पहला भूल गए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे जो है सिस्टम्स का साइमल्टेनियस ब्रशिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो यही है कि इसका रिवीजन आपको रोज़ करना है। इनके नामों को आपका आंखों के नीचे से एक बार रोज़ निकालने देना है। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि किसी भी हार्ट के माध्यम से, हार्ट जो है ना ये क्या करता है, हार्ट जो है बेसिकली एक सिर्फ पंपिंग मशीन है। हमारे शरीर में हार्ट का कार्य दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई कार्य नहीं करता हार्ट। हार्ट का सिर्फ एक कार्य है कि ये पंपिंग एक्शन करता है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या आता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके हार्ट आता है, पंपिंग मशीन, इसके अलावा ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त धमनियाँ, जो आर्टरीज़ हैं, जो वेन्स हैं, ये भी आते हैं। और इसके अलावा जो आपके हाँ, तो ये आपके जो है ना सारे के सारे जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं,
यानी कि लंग्स सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ क्लोजली जुड़ के कार्य करता है। और वो क्यों? क्योंकि लंग्स ही आपके ऑक्सीजन को उस ब्लड में मिलाने का कार्य करते हैं। ये कार्य हार्ट को जमता नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला, हार्ट का सिर्फ एकमात्र कार्य है पंप करना। तो वो क्या पंप करता है, कहाँ से पंप करता है, किस प्रकार, कौन से समय पर क्या क्या पंप करता है, ये हम डायग्राम के माध्यम से बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड, इन तीनों को जोड़कर हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें हार्ट जो है ये एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। ब्लड वेसल्स ये दूसरे ऑर्गन हो गए और ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। आपने पढ़ा उस दिन जब आपने सेल्स पढ़े तब आपने देखा कि सेल्स क्या होते हैं, और जब आपने टिश्यूज़ पढ़े तब आपने देखा कि टिश्यूज़ में कई प्रकार आपने देखे। उनमें का एक प्रकार आपने जो देखा वो था कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू थे उसमें आपने देखा बोन, कार्टिलेज। लेकिन जो लिक्विड को कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा उसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा? आपने पढ़ा लिम्फ, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला है। और दूसरा आपने पढ़ा ब्लड, यानी कि ये आरबीसीज को लेकर के चलने वाला ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे शरीर को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो अब ये जो आपका ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं और जो हार्ट है, ये बहुत प्रॉपरली और बिल्कुल एक्सेलेंट वे में कार्य करते हैं। जैसे हम लोग गलती करके ओ सॉरी सॉरी बोल सकते हैं, इनके पास में ऐसा कोई चारा नहीं है। दे कैन नॉट डू एनी मिस्टेक। इनको एक सेकंड के लिए भी मिस्टेक करने का अलाउड नहीं है। तो दे आर एक्सपर्टीज़ से काम करने वाले ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि लाइफ लॉन्ग कार्य करते हैं। बाकी के हमारे सिस्टम क्या करते हैं? जैसे नर्वस सिस्टम है, तो ड्यूरिंग डीप स्लीप हमारे नर्वस सिस्टम में काफ़ी रिलैक्सेशन आ जाता है, इसका कार्य बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार जब आपका पेट खाली होता है उपवास के दिन में, तब आपकी जो है इंटेस्टाइन्स बड़ी खुश होती हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है उस दिन, ठीक है। फिर आपकी किडनीज जो है, जिस दिन आपने अच्छे से पानी पिया है, जिस दिन आपने स्वच्छ जो है आपका भोजन वगैरह चल रहा है, तो रात के समय जब आपका जैसे शाम को 7-8 बजे तक भोजन करने के बाद, जैसे आप 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद जब आप सोए, तो उस समय आपकी किडनीज जो है वो अपना कार्य काफ़ी कुछ कर चुकी होती हैं और मतलब करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं देर रात में, क्योंकि वो 10-11 बजे का समय है जब किडनीज उनका कार्य करती हैं, और फिर जब उनका कार्य ख़त्म हो जाता है ना, तब थोड़ी देर के लिए वो भी रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अच्छा, और आपके सेंस ऑर्गन्स जो है, पंच इंद्रियाँ, वो तो आपके नींद में जाने के बाद पहली बार वो तो सब कार्य उनका वो थैंक यू बोल के सो जाती हैं। तो ये जो एक सिस्टम है कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये इसको कभी छुट्टी नहीं है। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, इसकी गति बढ़ती और कम होती है, लेकिन ये जो है ये रुकता नहीं है, इसको रिलैक्सेशन नहीं है। इसकी गति कब बढ़ जाती है? जब आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, पहली चीज़, या फिर जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तब भी इसकी गति बढ़ती है। और जितनी इसकी गति बढ़ती है उतनी ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे हैं, उतना ही हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी फटाफट उतना ही एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए हमको लंबी लंबी श्वास आने लगती है। तो जहाँ हार्ट की गति बढ़ी, वहीं हमारे जो है श्वास की भी गति बढ़ जाती है। तो ये दोनों आपस में इतना कनेक्टेड है, और ये दोनों ही सिस्टम ऐसे हैं जो कभी छुट्टी पर नहीं जाते। ये छुट्टी पर तभी जाते हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है। तो इनके जो है इसके प्रति हमको काफ़ी सजग रहना चाहिए, इन दोनों सिस्टम्स के कार्य के प्रति। तो इनके प्रति एक प्रेम भाव से हम इनको पढ़ेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा ये चैप्टर। हार्ट जो है ये हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपके दोनों लंग्स के बीच में जो स्थान है वहाँ पर ये मुट्ठी भर जो आपका आपके हाथ की जो एक मुट्ठी बनती है, तो उस हाथ की मुट्ठी के जितना आपका ये हार्ट होता है, उतना बड़ा होता है। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हार्ट है।
2 मुट्ठी को जोड़ लिया तो उतना बड़ा आपका स्टमक है, और इसी प्रकार से उतना ही आपका ऑलमोस्ट एक-एक मुट्ठी जितना आपकी किडनीज़ हैं। तो ये आपके शरीर के मेजर ऑर्गन्स का माप है। लंग्स जो है वो बड़े होते हैं, लंग्स थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, और एवरेज रूप से लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 4.5 लीटर ऑक्सीजन या फिर गैस जिसको हम बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, 4.5 लीटर श्वास जो है वो भरने की कैपेसिटी होती है। किसकी? सामान्य रूप से सभी लंग्स की। लेकिन जो प्राणायाम करते हैं, या फिर जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या फिर जो बहुत ही अच्छे फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, या जो लंबी श्वास लेने का कंटिन्यूअस जो है ना एक्सरसाइज किए हुए लोग हैं, स्विमिंग वगैरह में जो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 4.5/4 पूरा वापर करना आता है। अदरवाइज सामान्य लोग जो हैं वो 2 से 2.5 लीटर मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी है लंग्स में रिटेन करने की। इससे ज़्यादा वो भर ही नहीं पाते श्वास। उनके लंग्स को आदत ही नहीं होती 2.5 लीटर से ऊपर श्वास भरने की। ये लंबी श्वास भरने का जो 4.5 लीटर का हर व्यक्ति का लंग कैपेसिटी है, उस तक वो पहुंचता ही नहीं है। वो 2.5 लीटर पे थैंक यू बोल देता है। तो ये जो 4.5 लीटर तक पहुंचने का जो कार्य है, ये क्यों आवश्यक है? इसलिए क्योंकि 100% अगर आप जो श्वास ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है। तो अब आप अंदाज लगाएं कि ये जो 4.5 लीटर जो आपने श्वास ली, वो 4.5 लीटर का सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है। तो 2.5 लीटर वालों का तो उससे भी कम होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ही ज़्यादा गहरी श्वासें हम लेते हैं। और योग में हमको सिखाया जाता है कि हम अपनी एक श्वास को ही कितना दीर्घ कर सकें और कितना गहरा कर सकें। और योगिक श्वसन में हम स्पेशली ये देखते हैं कि हमारा श्वास जो है वो इतना गहरा हो, बट एट द सेम टाइम हमारा जो प्रश्वास है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं, मतलब बाहर जैसे हमारी नाक के नीचे अगर कुछ रखा हुआ है तो भी वो उड़े ना। तो ऐसा संथ गति का श्वसन होना चाहिए, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम वो बहुत गहरा और दीर्घ होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के कई जो है हमको योगा में सिखाए जाते हैं। बायोलॉजी के भाषा में जो है इनको उतना नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की, तो उसमें हमको लीटर्स में बात करते हैं कि 4.5 लीटर कैपेसिटी है लंग्स की, लेकिन जिसमें से सामान्य लोग सिर्फ 2.5 लीटर तक उपयोग करते हैं। और ये जो 20% ऑक्सीजन है, ये लंग्स इसको किस में जोड़ते हैं? ब्लड में। और वो ब्लड कहाँ से पंप किया जा रहा है? वो इसी हार्ट से पंप किया जा रहा है। तो अब हम इस हार्ट को देखेंगे ध्यान से। ये दोनों ही ऑर्गन्स जो हैं, दोनों ही सिस्टम्स जो हैं, ये आपस में बहुत क्लोजली रखे गए हैं। 2 लंग्स हैं और उन दोनों के बीच में जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पर हार्ट को रखा गया है। और ये जो फाइब्रस सैक है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि कार्डियम जो शब्द है वो हमेशा हार्ट के साथ जुड़ा रहेगा। और ह्यूमन हार्ट जो है उसको 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है? 2 चेम्बर नीचे होते हैं और 2 चेम्बर्स ऊपर होते हैं। तो ये आपको जो ऊपर के हैं उनको हम जो है एट्रियम बोलते हैं। और अगर कहीं पर आपने ऑरिकल अगर पढ़ लिया, AURICLE ऑरिकल पढ़ लिया, तो ऑरिकल शब्द का मतलब भी एट्रियम ही होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एट्रियम और ऑरिकल। तो ये एट्रियम और ऑरिकल ये दोनों भी शब्द का एक ही मतलब है, हार्ट के ऊपर वाले दोनों चेम्बर। और नीचे वाले जो 2 चेम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो नीचे वाले 2 चेम्बर को वेंट्रिकल और ऊपर वाले 2 चेम्बर को ऑरिकल या एट्रियम ये बोला जाता है। ये बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है। हार्ट के ऊपर हमेशा एक प्रश्न पक्का आता है, इसलिए ऑरिकॉम और दूसरा कौन सा है? ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऊपर के 2 ऑरिकल बोले जाते हैं, उसी का दूसरा नाम है एट्रियम, ATRIUM।
और नीचे का वेंट्रिकल, एक ही नाम है, वेंट्रिकल, ठीक है। VENTRICLE, वेंट्रिकल्स। और इन सब के बीच में, इन चारों हार्ट्स के बीच में एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शंस जहाँ से होते हैं ना उनको वॉल्व बोलते हैं। वॉल्व आपने देखा होगा, आपने जब पंप से आप जब है ना जोड़ते हो अपने कूलर में, पंप से आप जोड़ते हो ऊपर की ओर जब पाइप डालते हो ना, तो आप जहाँ पे वो पंप और पाइप जुड़ता है उसको आप वॉल्व बोलते हो। या फिर आप जब पेड़ों में पानी लगाने के लिए जो आपका नल नल ये जो पाइप लेते हो उसको भी आप जो आगे लगाते हो उसको भी वॉल्व बोलते हो। तो वॉल्व बेसिकली क्या होता है, ये दो चेम्बर को जोड़ने वाला जो बीच का एक ओपनिंग है उसको वॉल्व बोलते हैं। और ये वॉल्व्स हमारे पास 3 वॉल्व हैं, ठीक है ना। और चौथा जो है वहाँ से सीधे निकल जाता है हमारा ब्लड। तो ये पहला 3 नहीं है, 2 हैं, 2 वॉल्व्स हैं, ठीक है ना। तो एक वॉल्व है जो फर्स्ट और सेकंड चेम्बर को जोड़ता है, और एक वॉल्व है जो थर्ड और फोर्थ को जोड़ता है। और सेकंड और थर्ड को कौन जोड़ता है, ये गम्मत है, इसको हम अभी डायग्राम के माध्यम से इसको हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। अभी हार्ट जो है ये आपका इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। आपने मसल्स अभी देखे नहीं हैं इसलिए आपको अभी ये याद नहीं आएगा। मसल्स 2 प्रकार के होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो आपकी इच्छा से चलते हैं, आपने बोल दिया ये कार्य करना है, ये हाथ उठाना है तो वो हाथ उठाएंगे। आपने बोला कि अब ये पैर को ज़ोर से रखना है तो आपका वो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये सारे। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, जो आपकी इच्छा से नहीं चलते, ठीक है, वो अपने आवश्यकता के हिसाब से कार्य करते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, वो आपके इच्छा से नहीं चलते, वो उनके कार्य की आवश्यकता के हिसाब से चलते हैं, यानी कि हमेशा चलते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें आप अगर चाहें कि आपके पेट का भोजन जो पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस किसी को याद है क्या है पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पे होता है ये? बड़े आंतड़े में। हाँ, ये संपूर्ण एलिमेंट्री कैनाल में होता है। आपके जो ईसोफेगस है, अन्न नलिका, वहाँ से लेकर शुरू हो जाता है और बड़ी आंतड़ी तक चलता है ये क्या कार्य है आपको पता है कि ये आपके अंदर से सारे जो आपके जो ये ट्यूब्स हैं, जैसे आपकी अन्न नलिका है, जिसको हम थोड़ा सा मतलब अन्न नलिका में बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन शुरू हो जाता है ये पेरिस्टाल्सिस, यानी कि अंदर से भोजन का हिलना। किस वजह से? क्योंकि उस पूरे ट्यूब में इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये मूवमेंट आपकी इच्छा से होता है क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके अंदर हो रहा है। तो ये भी जहाँ पे स्मूथ मसल्स में जो कार्य चल रहा है ये भी इनवॉलेंट्री है। तो हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर और बीच में ही हमने लंग्स भी देख लिए और अभी हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देख करके जो है हम डाइजेशन में भी घुस गए। तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लिखते रहना है ताकि जब आप पढ़ें तब आपको ये एकदम से रिकॉल हो जाए। तो पेरिस्टाल्सिस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको याद दिलाया कि जैसे पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो भी आपकी इच्छा से नहीं होता, वो अपने आप वो इनवॉलेंट्री है, वो अपनी स्वयं की आवश्यकता के हिसाब से होता है। फूड जैसे ही अंदर गया वैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू, और वो कब तक रहता है? ये पूरे फूड को आगे धक्का पहुंचा पहुंचा के जब ये शरीर से बाहर निकाल देता है तब तक चलता रहता है। और ये एक्चुअली हमारे पूरे शरीर में हमेशा ही चलता रहता है, क्योंकि सुबह का फूड जो है वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अगर हमने जल्दी से दोपहर को फिर से खा लिया फिर वो चलता ही रहता है। तो पेरिस्टाल्सिस चलता ही रहता है मोस्टली। तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स का कार्य है। इसी प्रकार कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं, वो जो है आपकी इच्छा से कार्य नहीं करते, वो उनके आवश्यकता से कार्य करते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं ये कार्डियक मसल्स कार्य करते हैं और अपना खुद का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पहले अंदर की तरफ जो है वो अपने आप को सिकोड़ता है हार्ट, और फिर बाहर की ओर जो है वो फुलाता है। तो ये कितनी बार करता है?
ये एवरेज रूप से 70 बार 1 मिनट में करता है। एक हेल्दी एडल्ट में, एक स्वस्थ एडल्ट के अंदर 70 बार ये जो है ये मूवमेंट करता है। जब सिकोड़ता है हार्ट अपने आप को, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। ये शब्द लिखेंगे सिस्टोल। जब हार्ट अपने आप को सिकोड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब आपको पंप करना है ना, तो पहले वो अपने आप को सिकोड़ता है और फिर एकदम से वो फेंकता है। तो जब वो ज़ोर से फेंकता है, तब उस समय आपके पूरे शरीर के पास में ब्लड जाता है। और सिकोड़ता कब है? जब उसको मंगाना होता है अपना ब्लड, तो सिकोड़ने में उसको बहुत ज़्यादा जो है ताकत लगती है, क्योंकि वेन्स का जो नीचे से ब्लड आ रहा है पूरे शरीर से, वो सिकोड़ने की वजह से ही तो आता है हार्ट के अंदर। और डायस्टॉल यानी कि जब वो रिलैक्स करता है, जब वो बाहर की ओर जाता है, तब आपका ये पूरे शरीर में ये रक्त का जो है ये सप्लाई किया जाता है। सिस्टोल जो है ये सिस्टोल और डायस्टोल, इसीलिए जब आप बीपी की मशीन पे बीपी माप करते हैं, तब आपका 80/120 ऐसे आता है नॉर्मल बीपी। तो इस 80/120 में एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। तो ये सिस्टोल जो है ये आपका टाइम जो है ये एक्शन है उसके ये प्रोपेल करता है ब्लड को, और जो डायस्टोल है वो क्या करता है? ये रेस्ट का टाइम है। तो अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये ब्लड प्रेशर ने पूरी दुनिया के नाक के नीचे दम करवा दी है। तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है, ये ब्लड प्रेशर यही हार्ट का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, बाहर की ओर आना, ये इसी कार्य को जब कितना मतलब कितनी स्पीड से, कितना प्रेशर से ये एग्जर्ट होता है ब्लड के ऊपर, तो उसी को ये लोग मेजर करते हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को माप करता है, तो उसको जो है उसका क्या नाम होता है? किसी को पता है? यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे मत पढ़िए। उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। SPY या SPHY स्फिग GNOMANO और मीटर METER, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर है, ये आपके ब्लड प्रेशर की मशीन है। इसका साइंटिफिक नाम है। ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, हम सबके घर में होती है, बड़े बूढ़े जिनके घर में है सबके पास होती है। यस, किसी को कुछ बोलना है? वो बीपी ना मैम? हाँ, बीपी मशीन, यस। ठीक है, आपने इसका स्पेलिंग नोट किया सबने? SPHYGMOMANOMETER, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर। अब ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है, ये क्या करता है? ये आपके सेंसर्स होते हैं इसमें, और ये सेंसर्स क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं कि जब हार्ट ने अंदर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो सिस्टोलिक जो होता है वो कितना प्रेशर है, और जब उसने अपने आप को रिलैक्स किया तब कितना प्रेशर है। तो सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। सिस्टोलिक कौन सा होता है? जब वो अपने आप को अंदर की ओर खींच रहा है, तब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब वो रिलैक्स हो रहा है तब 80 है। अच्छा, ये जो आपको mmHg दिख रहा है ना, ये क्या होता है? ये मतलब होता है मिलीमीटर, और Hg का मतलब होता है, ये एक मरकरी होती है, मरकरी। तो
तो इनकी जो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट में वो कितनी ऊपर तक जाती है उसके प्रेशर से, वो कितना पारा कितना ऊपर चढ़ता है, वो उसका माप जो है उसके हिसाब से इस इंस्ट्रूमेंट का जो है ये आपको पता लगता है। mmHg इसकी यूनिट है। तो ये 80 120 ये सामान्य एक स्वस्थ एडल्ट की बीपी की रेंज है। इसमें ध्यान से फिर से सुनिए, 80 जो है वो डायस्टोलिक है, यानी कि उस समय जो हार्ट है वो बाहर की ओर आता है, रिलैक्स करता है। ये हो गया उसका जो है 80 डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक जो है वो क्या है 120, यानी उस समय जो हार्ट है वो अपने आप को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जोर से जो है वो अपने आप को खींचता है अंदर। तो 80 120 ये हमारा जो है ये सामान्य एक स्टैंडर्ड है हर व्यक्ति का बीपी मेजर करने के लिए। जिसका इसके ऊपर आता है उसका हम बोलते हैं हाई बीपी, और जिसका इससे काफ़ी नीचे आता है, जैसे किसी का 60 आ रहा है 65 आ रहा है, तो उसको हम लो बीपी वाला व्यक्ति बोलते हैं कि इसका बीपी लो ही रहता है। जैसे जनरली उसका बीपी जो है ना, जिनको लो बीपी रहता है ना उनका जनरली बीपी लो रहता है, तो उनका जो है वो 65 और 70 के रेंज में आता है, हमेशा ऊपर नहीं जाता उनका। और ऐसे ही जिनका हाई रहता है ना तो उनका 90 के ऊपर जाता है, वो 80 तक नहीं आते। तो ये हाई और लो ये दोनों ही समस्याएं हैं, ठीक है। जब आपका बीपी 80 की रेंज में आता है, 80 वाली लाइन में आता है, तब आप समझ लीजिए कि आप जो है सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य रूप से आपका हार्ट जो है वो कार्य कर रहा है और आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य है। लेकिन उस 80 के जब नीचे वाली लाइन में आ जाता है, 70 की लाइन में आ जाता है, 60 की लाइन में आ जाता है, तो उस व्यक्ति को जो है नमक का घोल दिया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है कि इसकी जो है ना मसल्स जो है वो एक्टिवेट हों, उसका जो हार्ट है वो ज़्यादा बेटर एक्टिवेट करे। प्रेशर कम पड़ रहा है, प्रेशर कम पड़ने से क्या होगा, वो सारा ब्लड जो है उसकी सप्लाई प्रॉपर होगी ही नहीं शरीर के अंदर सब जगह, और इसके कारण दूसरी दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से जहाँ हाई ब्लड प्रेशर होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे एंड पॉइंट पे जितना प्रेशर चाहिए वो उससे ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ये कब होता है हाई ब्लड प्रेशर, जब कहीं पर रक्त धमनियों में जो आर्टरीज होती हैं या वेन्स जो होती हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण उनके बीच में जो निकलने का जगह होता है, जो पाइप होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से हार्ट को ज़ोर ज़ोर से जो है वो प्रेशर देना पड़ता है, और प्रेशर देने के कारण हार्ट को तकलीफ़ होती है, उसका ज़्यादा जो है एनर्जी उसमें जाती है। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में जो ना सामान्य मतलब सामान्य से ज़्यादा ऊपर और ना ही सामान्य से ज़्यादा नीचे होना चाहिए। सामान्य ब्लड प्रेशर 80/120 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होना चाहिए। ये ऐसा जो इसका जो उम्र है, जो जेंडर है और किस समय का हमने जो है वो लिया, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ के आया है अचानक से, जो है अभी अभी सीढ़ी चढ़ के आया है या भाग के आया है, तो उस समय आप उसका बीपी नापोगे तो वो तो आपको जो है 90 के ऊपर ही आएगा, तो उसको आप नहीं मानोगे। जब वो व्यक्ति सामान्य है ना, तब उस समय जब आप उसका बीपी लोगे तब उसकी क्या वैल्यू आती है, उसके ऊपर ये ठहराया जाता है, ना कि उसके कार्य कौन सा करा है उसने अभी तुरंत। तो या फिर जो है हाँ, जब कोई स्ट्रेस में होता है तब भी उसका बीपी ऊपर नीचे होता है, या तो गुस्से में जब कोई बहुत ज़्यादा होता है ना तो उसका हाई हो जाता है, और जब कोई स्ट्रेस में होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मुझे भी मेरा लो हो जाता है। तो हम जब हमारा इमोशंस से बीपी का बहुत कनेक्शन रहता है, एक्सरसाइज से बीपी का कनेक्शन होता है, ऑक्सीजन की कमी से भी बीपी का बहुत कनेक्शन। अब ऑक्सीजन ही नहीं है अगर प्रॉपर, तो अब लंग्स जब उसमें मतलब क्या ऐड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट की भी एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो कौन से चीज़ों से प्रभाव पड़ता है बीपी के ऊपर, तो एज, जैसे बच्चों का आप देखेंगे दिल की धड़कन, बच्चों की दिल की धड़कन बहुत फास्ट होती है। आप किसी भी बच्चे के हृदय के ऊपर हाथ रख के देखें, उसकी बहुत फास्ट धड़कन होती है। जो मतलब जो इन्फेंट रहते हैं ना, जो 6 महीने से भी छोटे, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी हार्ट बीट सामान्य होने लगती है। फिर भी
बड़ों के जैसा सामान्य होने के लिए उनकी हार्ट बीट जैसे 12-13 साल 15 साल के ऊपर जब वो होते हैं तब जाके उनकी नॉर्मलाइज ये 80/120 आती है। अदरवाइज बचपने में जो ये 80 है ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है बच्चों के लिए, बहुत काफ़ी तेज आता है ये। तो बच्चों की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, इसलिए लिखा है एज डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप सोचें कि बच्चों का लेके आप 80 आ रहा है तो वो उनके लिए लो बीपी है। तो ये एज के ऊपर डिपेंड होता है, उस जेंडर के ऊपर डिपेंड होता है। अब जैसे कोई प्रेगनेंसी में आप उसका देख रहे हो तो वो सामान्य हो जाती हैं, कई चीज़ें प्रेगनेंसी में ऊपर नीचे होती हैं लेकिन वो सामान्य रूप से ऊपर नीचे होती हैं, इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन जैसे पुरुषों में कुछ चीज़ें जो है सामान्य होती हैं लेकिन बाकी वो महिलाओं के लिए जो है वो असामान्य होती हैं। तो इस प्रकार आपका जो एज है, जो आपका जेंडर है, दिन का कौन सा समय है, आपका पोस्चर क्या है, आपने एक्सरसाइज की है क्या, या आपके इमोशंस क्या हैं, या फिर ऑक्सीजन की कितनी कमी है, इसके ऊपर आपका ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और अब जो है हम इसको देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे, रुक जाओ। इसके बाद हम देखेंगे हाइपरटेंशन। ये जो हाइपरटेंशन है, ये हाइपरटेंशन में कार्य बहुत ज़्यादा होने से, स्ट्रेस होने से आपको जो हृदय गति बढ़ जाती है, इस स्थिति को हम जो है ये हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था 90 हो जाता है। तो 90/140 तक जो है ये हाइपरटेंसिव ऐसा बोलेंगे, या फिर हाई बीपी इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या 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 कारण हो सकते हैं कि एक तो इसका जो है ना एड्रीनल मेड्यूला जो है, ये आपका एड्रीनलिन ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, किडनी के जस्ट ऊपर। तो वहाँ से कुछ मतलब कुछ गलत हो गया हो, या फिर जो किडनीज़ हैं जब उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, या वो किडनीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो भी बीपी बढ़ जाता है। अभी अभी आपने किडनीज़ का फंक्शन देखा है, किडनीज़ क्या फंक्शन करते हैं। तो किडनीज़ का अगर जो है कार्य ठीक से नहीं हो रहा है और किडनीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी डायरेक्टली आपका बीपी जो है वो शूट हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइपरटेंसिव जो है व्यक्ति, उनके कई अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो पक्का बीपी लगेगा, ये पक्का 110% होता है। और अगर बीपी में कोई इशू है तो पक्का किडनी का इशू हो सकता है, इसलिए ये दोनों भी इंटररेटेड हैं। और ये जो इसको हम रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो किडनी से होने वाला ब्लड प्रेशर ऊपर आता है ना, उसको रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी किडनी से होने यानी किडनी से होने वाला बीपी जो शूट होना। ठीक है, अच्छा, जो लोग ओबेस हैं, जिनके वज़न बहुत ज़्यादा है, जो स्मोकिंग करते हैं, या जो कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहने वाले लोग हैं, फिज़िकल या मेंटल टेंशन, तो ऐसे लोगों को भी बीपी जो है ज़्यादा रहता है और वो हाइपरटेंसिव रहते हैं। यहाँ पर हाइपोटेंशन के बारे में नहीं बताया, तो लिख लें, आपके पास में इस बुक में नहीं है, लिखें हाइपोटेंसिव। हाइपरटेंसिव आपकी बुक में दिया हुआ है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ना, लेकिन हाइपोटेंसिव होता है यानी कि बीपी कम होना। तो मैंने आपको बताया 70 से नीचे जब आपका ऊपर जब आपका डायस्टोलिक जाता है 70 से नीचे, उसको हम जो है क्या बोलेंगे, उसको हम लो बीपी यानी हाइपोटेंशन ऐसा बोलेंगे। तो हम जैसे बोलेंगे ये हाइपोटेंसिव है इसकी प्रकृति, यानी कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली लो ही रहता है, तो हाइपोटेंसिव। तो ये हाइपोटेंसिव मतलब बीपी लो। अब हम देखेंगे किस प्रकार से ब्लड जो है वो सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यस, तो ये जो है कैपिलरीज, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये हमने उस दिन देखा था। हार्ट के स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हार्ट के अंदर 4 जो ना चेम्बर दिख रहे हैं, 4 जिसमें ये दिख है, मतलब डिविजन्स दिख रहे हैं क्या सबको? यस मैम।
हाँ, तो एक होती है पल्मनरी आर्टरी। ये जो आपकी ऊपर वाली जो हार्ट के चेम्बर में आपके लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर एक जो चेम्बर है वो है चेम्बर नंबर 1। ठीक है, इस चेम्बर नंबर 1 में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी जगह का ब्लड जो है वो कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपके ऊपर से सर्कुलेशन इन नेक एंड अपर लिम्स यहाँ से जो आ रहा है इस प्रकार से सुपीरियर वीना कावा। ये सुपीरियर वीना कावा मतलब कि आने वाला ब्लड है, ये आपके शरीर के ऊपर वाले अंगों से ब्लड आ रहा है। ठीक है, और वेन, वीना का मतलब होता है वेन। ठीक है ना, वीना कावा मतलब वेन है, वो ऊपर के अंगों से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे इन्फीरियर वीना कावा यानी कि इन्फीरियर मतलब नीचे के अंगों से, तो आपके पैर हैं, आपका पेट है, आपका गले से नीचे मतलब आपके हार्ट से नीचे के जितने भी अंग हैं वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो इन्फीरियर वेना कावा से आ रहा है। और ये पहले नंबर के चेम्बर में सारे के सारे जो आ रहे हैं पूरे शरीर में से आया हुआ ब्लड वहाँ पे ये घुस रहा है, चाहे आपके हार्ट के ऊपर के अंगों से आया हुआ हो या हार्ट से नीचे जो अंग हैं। हार्ट के ऊपर वाले जो अंग हैं वहाँ से आने वाला जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेकर आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा ला रहा है। और जो शरीर आपके हार्ट के नीचे वाले अंग हैं वो वहाँ से आने वाला जो इम्प्योर ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन ला रहा है, इन्फीरियर वेना कावा। और दोनों ने लाके अपना ब्लड कहाँ पे खाली कर दिया, हार्ट के चेम्बर नंबर 1 यहाँ पे। अब ये जो चेम्बर नंबर 1 है यहाँ से चेम्बर नंबर 2 के बीच में आपको यहाँ पर एक वॉल्व मिलेगा। और ये वॉल्व जो है जैसे ही हार्ट जो है ये पंपिंग करता है ना, तो एक बार में एक ही वॉल्व खुलता है। इधर 1 और 2 के बीच में जो वॉल्व है और 3 और 4 के बीच में जो वॉल्व है, तो इनके एक बार में एक ही वॉल्व जो है वो खुलता है। तो अब ये एक बार ये वॉल्व खुलेगा और ये सारा जो इम्प्योर ब्लड चेम्बर नंबर 1 में है ये सारा कुछ चेम्बर नंबर 2 में चला जाएगा। फिर चेम्बर नंबर 2 से ये हार्ट जो है ये एक बार जो है धड़केगा और फिर ये 2 नंबर के चेम्बर में से सीधे जाएगा पल्मनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। पल्मनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में लेकर उसको छोड़ा जाएगा। वहाँ पे लंग्स उसमें जो है ऑक्सीजन ऐड कर देंगे और फिर पल्मनरी वेन के द्वारा जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ऐसी एकमात्र वेन है आपके शरीर में। ठीक है, आपके शरीर में एकमात्र वेन ऐसी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है वो है पल्मनरी वेन। और आपके शरीर में एकमात्र ऐसी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है वो है पल्मनरी आर्टरी। परिभाषा क्या है, आर्टरीज वो रक्त धमनियाँ होती हैं जो कि प्योर जो है ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और हार्ट से दूसरे अंगों की ओर ब्लड को लेकर जाती हैं। ठीक, ये परिभाषा है आर्टरी की। और वेन्स की परिभाषा क्या है, वेन्स पूरे शरीर के अंगों से हार्ट की ओर ब्लड को लाती हैं, ये इसकी परिभाषा है। और दूसरा क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन शरीर में एकमात्र ऐसी आर्टरी ये ऐसी है जो हृदय से दूर लेकर तो जा रही है लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और इसी प्रकार पल्मनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो हृदय की ओर तो आ रही है लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और ये काफ़ी मोटी मोटी वेन्स होती हैं क्योंकि ये सारा कुछ जो भी उसके पास है वो सारा लंग्स में जाता है और वो सारा वहाँ से ऑक्सीजनेट होकर चेम्बर नंबर 3 में छोड़ दिया जाता है। अब चेम्बर नंबर 3 और 4 के बीच में जैसा मैंने आपको बताया एक वॉल्व है, वो वॉल्व खुलता है और वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चेम्बर नंबर 4 में छोड़ दिया जाता है।
और फिर एक बार हार्ट जो है वो धड़कता है और इस बार इसके धड़कने से ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। नीचे देखिए किडनीज़ की ओर भी भेजे जा रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की ओर, यहाँ पेट में भी जो है पचन के लिए भेजा जा रहा है। ऊपर आपके जो है हृदय के ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी भेजा जा रहा है और हृदय के जो नीचे वाले ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी ये भेजा जा रहा है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 चेंबर में से कहाँ से भेजा जा रहा है? चौथे नंबर के चेंबर में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में भेजा जा रहा है। और चेंबर नंबर 1 में पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ये इसे बनाना खत्म कर दो। तो ये यहाँ पर जो है हमारा मामी अभी खत्म कर देना। यहाँ पर जो है हमारा सत्र आज का